हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने ह्यूमन आई से रिलेटेड सभी चीज़ पढ़ ली है। ह्यूमन आई क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई में, करेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ हमने पढ़ ली है। और अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आ गए हैं, जो कि आता है कलरफुल वर्ड से आता है, यानी यहाँ पर हम डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ये सब चीज पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा, पहला टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म यानी कि लाइट का रिफ्रैक्ट होना प्रिज्म के अंदर। देखो भाई, बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं इसको जल्द से जल्द आपको बता देता हूं। मान लो आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है भाई। अब देखो, ये तो आप कहोगे ट्राइंगल है, प्रिज्म कहां है, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रिज्म जो है वो 3D फिगर होती है, कुछ ऐसे होता है प्रिज्म। मान लेते एक ट्राइंगल होता है और उसके 3 सरफेस होते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है भाई, ऐसा होता है। तो हम इसको इस साइड से बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस साइड से देखें तो हमें सिर्फ एक ट्राइंगल दिखाई देगा, वरना तो इसके एक ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, एक ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस होता है और एक नीचे वाला रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 इसके ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है। अब हाँ चलो ठीक है, इसको देखते हैं। अब हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, यानी इसके ये वाली जो पोर्शन है पीछे है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, यानी जब लाइट आएगी। अब देखो यहां पर हम जो लाइट लेंगे ना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में, वो हम लाइट लेंगे मोनोक्रोमेटिक। कौन सी लाइट लेंगे भाई? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है भाई? मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, और क्रोमेटिक का मतलब यहां पर कलर से है अभी, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर की लाइट लेनी है। अब ये सिंगल कलर की लाइट क्यों ली है, अभी आगे समझ में आने वाला है चीज, ठीक है भाई। मान लो ये लाइट आई है यहां से, अब ये इस, देखो भाई यहां पर एयर है और जो प्रिज्म है वो आपका किससे बना होता है भाई? एक तरीके से ग्लास से बना होता है, ठीक है। अब जो एयर है वो डेंसर में आती है, और सॉरी, एयर जो है वो रेयर में आती है, रेयर मीडियम। पिछले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है भाई। ग्लास क्या होता है आपका? डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, अब इस ग्लास का एक नॉर्मल भी होगा भाई। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनती है एक, ठीक है। अब अगर याद हो, आपने वीडियो देखी हो पिछले चैप्टर की, लाइट चैप्टर की, वहां पर हमने देखा था कि लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो किस डायरेक्शन में बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो किस डायरेक्शन में बेंड होती है। अब यहां पर रूल हमारे पास ये था, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाए तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। इसका मतलब जब ये लाइट आगे जाएगी, इसको जाना कहां चाहिए था भाई? ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था इसको, पर क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही, एयर से ग्लास में, यानी रेयर से डेंसर में, अब ये नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो किधर शिफ्ट होगी? टुवर्ड नॉर्मल, यानी यहां से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये सीधी ना जाकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है भाई, समझ में आया। अब एंगल कौन कौन से होते हैं ये भी बता देता हूं मैं आपको। जो एंगल टकराते टाइम बनता है उसको हम क्या बोलते थे भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। टकराने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती थी नॉर्मल से एंगल, उसको हम क्या बोलते थे? एंगल आर बोलते थे, ठीक है भाई, समझ में याद आया आपको। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये एक और सरफेस आ गया। अब लाइट इससे बाहर निकल ली, इस सरफेस का सबसे पहले हम क्या बनाते थे भाई? नॉर्मल बना देते। मान लो ये रहा नॉर्मल। अब जो लाइट है आपकी वो डेंसर से रेयर में जा रही है, इसका मतलब क्या है भाई? डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होता है? अवे। डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या है? अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूं तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, पर क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अपने एक्चुअल पाथ से
नॉर्मल से अवे जाएगी, यानी यहां पर है और नॉर्मल इधर है, इससे अवे जाएगी। ठीक है भाई, तो लाइट जो है आपकी वो अपने एक्चुअल पाथ से अवे मुड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हुआ यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो भाई और क्या क्या चीज है इसमें। अब जो इसने बाहर निकलते हुए एंगल बनाया है उसको हम बोलते हैं एंगल ई। अब ये एंगल ई क्या है अभी देखेंगे इसको हम। ठीक है भाई, अब एक चीज और है, ये जो लाइट है, जो फाइनल लाइट है, अगर आप उसको पीछे बनाओ कि भाई वो कहां से आई है और जो इनिशियल लाइट है वो कहां गई है, इनके बीच में भी एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये वाला एंगल। इस एंगल को हम बोलते हैं डी, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भाई, नाम लिख देता हूं मैं इनके फटाफट से, क्या क्या नाम होते हैं। अब जो एंगल आई है वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो एंगल ई है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है भाई, एंगल ऑफ एमर्जेंस। उसके बाद जो हमारा एंगल डी है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन। इस ये जो हमारा एंगल डी बनता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भाई, अब और क्या चीज हमें देखनी है इसमें। देखो लॉजिक समझो, यहां पर क्या हुआ कि जो लाइट है वो एक प्रिज्म में एंटर करेगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी और फिर प्रिज्म से बाहर जब निकलेगी वापस से रिफ्रैक्ट होकर अपना एक्चुअल पाथ बिल्कुल बदल लेगी। अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा था, कुछ ऐसा था वहां पर, ये ग्लास स्लैब था, रे ऐसे आई थी, फिर हल्का से ऐसे बेंड हुई थी और फिर ऐसे निकल गई थी, तो अपने एक्चुअल पाथ से वो बिल्कुल पैरेलल निकल गई थी। पर इस केस में पैरेलल नहीं है, इनिशियल लाइट तो ऐसे है और ये ऐसे निकल गई, यानी बिल्कुल एंगल चेंज कर दिया। और कितना एंगल चेंज करता है वो, उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल डी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसके बारे में मैंने सब चीज बता दी आपको। अब ये जो लाइट आती है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंस रे, और जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है भाई, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं कहूं तो लाइट का या फिर कहें व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक हो जाना। किसी सरफेस में जब लाइट जाती है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस या फिर कहो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, तो अगर व्हाइट लाइट गई और वो 7 कलर में टूट गई, उसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये होता क्या है, कैसे होता है। तो जो अभी हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ी थी, पर यहां पर हम व्हाइट लाइट स्ट्राइक कराने वाले हैं प्रिज्म पर। क्या मतलब है भाई, मान लो यहां पर एक लाइट आई है ऐसे, ठीक है, अब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, यहां पर हमारी व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो व्हाइट लाइट है वो कैसे बनती है, 7 के 7 कलर जब एक साथ चलते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखता है। ठीक है भाई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट अभी हम पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होगा भाई, जब ये लाइट एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब मैं ये भी बता देता हूं भाई, ये वाली आपकी एयर मीडियम है, यानी कि रेयर है, ये ग्लास है, तो ये डेंसर में आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का 7 कलर में ब्रेक हो जाना। अब यहां पर ब्रेक कैसे होगी, टूटेगी कैसे। अब खुद सोचो कि ऐसी क्या चीज है जो मतलब इसको, एक लाइट को 7 कलर में तोड़ सकती है। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत डीप बात है ये, अगर आप इसको ध्यान से सोचो। तो मैंने जैसे कि बताया व्हाइट लाइट के अंदर 7 के 7 कलर हैं। अब बात ये आती है, जो 7 के 7 हमारे कलर होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। सभी कलर एक साथ है, व्हाइट कलर आया,
पर व्हाइट कलर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है उनकी सभी की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। अब बात आती है वेवलेंथ क्या है। देखो भाई, जो हमारी लाइट है वो वेव्स की फॉर्म में चलती है। वेव का मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, वो वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब हर एक कलर भी लाइट ही है एक तरीके से, तो कलर भी वेव्स की फॉर्म में चलेंगे। मान लो एक हमारे पास कोई XYZ कलर है और वो ऐसे वेव्स की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब वेवलेंथ हम समझ रहे हैं क्या होता है। एक पूरी वेव को कंप्लीट करने में जो लेंथ कवर होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ, और उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या बोलते हैं भाई? वेव लेंथ, और डिनोट किससे करते हैं उसको? लैम्डा से, ठीक है। तो मैंने कहा कि हर एक कलर की अपनी अपनी अलग अलग वेव लेंथ होती है, ठीक है। मान लो एक कलर ये है और एक कलर आपके पास ये है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं पूछूं वेवलेंथ, तो भाई यहां से लेकर जहां तक एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है, इसकी वेवलेंथ ये होगी। अब आप खुद सोचो इसमें और इसमें क्या अंतर है भाई? ये वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। समझ में आई बात? तो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, ये बात हमने समझ ली है, ठीक है भाई। अब बात ये है कि जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ, सॉरी जिसकी जितनी कम वेवलेंथ, वो उतना ज्यादा अपने रास्ते से डाइवर्ट होगी, ठीक है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? किसी भी मीडियम की पावर थी लाइट को बेंड होने की, ठीक है। अब यहां पर जो वेवलेंथ है, या फिर हाँ, ये जो वेवलेंथ है ये किसी लाइट की ही पावर है कि वो कितना मुड़ सकती है। यहां पर मीडियम का कोई रोल नहीं है, मीडियम तो बस बेंड कर सके इतना होना चाहिए। अब यहां पर लाइट खुद, एक कोई कलर, वो कितना मुड़ सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसको मान लो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, यहां पर इसको जूम कर रहे हैं। मान लो ये सरफेस है, अब यहां से लाइट ऐसे आ रही है। अब मैं सातों के सातों कलर बनाने की कोशिश करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। अब मैंने कहा कि वेवलेंथ सबकी अलग अलग है, ठीक है। अब जो हमारे पास, इसको हम विबग्योर बोलते हैं भाई, इसको वी, ठीक है। रेड ऊपर होता है और वॉयलेट सबसे नीचे होता है। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए। मान लो ये मीडियम की जो पावर है ना, वो स्पीड ऑफ, मतलब जो लाइट को एक पर्टिकुलर बेंड कर सकती है। मान लो एक प्लेन लाइट है, कलर नहीं, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो उसको ये मान लो 2 डिग्री रोटेट कर देती है। ये तो हो गई पावर किसकी भला? मीडियम की हो गई। पर अब मैंने कहा मीडियम की तो पावर कांस्टेंट मान लो आप, पर जो आपके कलर है ना, उनकी खुद की भी एबिलिटी होती है कि वो कोई ज्यादा डाइवर्ट हो सकता है, कोई कम डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है भाई। अब देखो जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ होती है हाई। रेड कलर जो है आपका, उसकी जो वेवलेंथ है वो होती है हाई, ठीक है भाई। अब वेवलेंथ अगर हाई है तो वो कम डाइवर्ट होगा, या फिर अपने रास्ते से कम बेंड होगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब मान लो जो रेड कलर है भाई, वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो डाइवर्ट कम होगा, तो ये सीधा जा रहा है मान लो, और इसको ये बेंड होकर मान लो इतना बेंड हुआ बस, ये रेड कलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मान लो ऑरेंज आया। अब ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो रेड से हल्की सी कम होती है, ठीक है भाई। अब ये होगा क्योंकि वेवलेंथ कम हो गई तो डाइवर्ट होने की पावर ज्यादा हो गई, ये ऐसे आ जाएगा। मान लो ज्यादा बेंड हो गया, मान लो ये इससे हल्का सा ज्यादा बेंड हो, ठीक है। उसके बाद आपका येलो आएगा। अब भाई जो येलो है उसकी वेवलेंथ ऑरेंज से भी कम होती है, और अगर वेवलेंथ कम तो डाइवर्ट होने की पावर और ज्यादा, यानी ये हल्का सा और डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा ग्रीन आता है। अब ग्रीन की जो वेवलेंथ है और कम होगी येलो से भी, तो ग्रीन जो है और ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही आपका ब्लू होगा, फिर आपका इंडिगो होगा, और फिर आपका वॉयलेट। अब देखो वॉयलेट सबसे ज्यादा डाइवर्ज होगा। अब क्यों? क्योंकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो हमारे जो 7 कलर होते हैं उनमें सबसे कम होती है, और वेवलेंथ जितनी कम डाइवर्ट होने की पावर उतनी ज्यादा। अभी हम स्कैटरिंग पढ़ेंगे, वहां पे एक फॉर्मूला भी आएगा, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है।
तो अभी आपने सिर्फ ये समझा अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो डाइवर्ट कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो डाइवर्ट ज़्यादा होगा। ठीक है भाई। अब यहां इस वजह से वो 7 कलर में ब्रेक होती है। मीडियम का कोई रोल नहीं है, ये कलर की ही बात है कि कोई कलर ज़्यादा पावर रखता है बैंड होने की, कोई कलर कम रखता है। तो मीडियम तो सेम ही थी, ऐसा नहीं कि प्रिज्म ही कर सकता है, प्रिज्म में कुछ खास बात है, ऐसा नहीं। बस हमें मीडियम चेंज चाहिए, तो जो अपने अपने कलर वेवलेंथ लेके आ रहे हैं उसके हिसाब से वो बैंड हो जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो अब यहां पर हम बना लेते हैं उस डायग्राम को। मान लो ये डाइवर्ट होना शुरू हुआ, ये सीधे निकल जाती तो रेड कलर हल्का सा ऐसे बैंड हो गया। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपका ऑरेंज हुआ, फिर उसके बाद क्या आता है आपका येलो आता है, फिर आपका ग्रीन आता है। ठीक है। उसके बाद आपका फिर आता है ब्लू, फिर आता है इंडिगो, और फिर आता है आपका वॉयलेट। ठीक है। ग्रीन कलर तो है हमारे पास, ग्रीन बना लेते हैं यहाँ पे, ये वाला ग्रीन है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं ग्रीन होता है। ठीक है। अब ये बाहर निकलेंगे यहाँ से। अब तो यहाँ पर ये सिंगल सिंगल कलर के हो गए, यहाँ से निकलने के बाद तो ब्रेक नहीं होंगे। मान लो अगर यहाँ पर भी 2 कलर एक साथ आ जाएं तो वो वापस से डाइवर्ट हो जाएंगे। मान लो किसी तरह सेम स्पीड से आ जाए, ये चलो छोड़ो इस बात को। अब यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो वापस से हल्का सा डाइवर्ज होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये हल्का सा यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ग्रीन वाला आपका और ज़्यादा बैंड होगा। ठीक है। फिर आपके ब्लू और बैंड होगा, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है भाई। अब इसको आप एक स्क्रीन पर बना लोगे। मान लो यहाँ पर आपने एक स्क्रीन रख दी है। ठीक है भाई। यहाँ पर ये मान लो स्लिट्स बन गई एक तरीके से, कलर यहाँ पर दिख गए आपको। ये यहाँ पे आपको ब्लू दिखा है, यहाँ पे वॉयलेट दिखा है, यहाँ पर इंडिगो दिखा है, यहाँ पे ब्लू दिखा है, यहाँ पर आपको ग्रीन दिखा है। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका येलो दिखा है, कहीं येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड दिखा है, स्क्रीन पर बन गए। और इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये जो लाइट आपकी डाइवर्ज हुई है, इसको स्क्रीन पर बनाना, स्क्रीन पर जो बनते हैं पैटर्न्स उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है भाई। तो उम्मीद है मुझे ये चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी, ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी कि एक्चुअल में जो हमारा प्रिज्म है उसके अंदर आने के बाद वो कौन उसको डाइवर्ज करता है, कौन तोड़ता है उनको। तो प्रिज्म का कोई रोल नहीं है, प्रिज्म तो बस एक मीडियम है। अभी जो कलर है उनकी खुद की बात है कि कोई ज़्यादा बैंड होता है, कोई कम बैंड होता है। अगर ये ना होता तो सीधे चलते रहते हैं, मीडियम चेंज ना होती तो। ठीक है भाई। तो इसलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का 7 कलर में ब्रेक हो जाना। अब व्हाइट लाइट आएगी तभी 7 कलर होंगे, अगर एक सिंगल लाइट आएगी तो उससे जस्ट जो हमने पहले पढ़ा है वो वाला केस होगा। ठीक है भाई। तो इसमें एक और केस है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। मान लो भाई ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट आई है, वो 7 कलर में ब्रेक हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। यहाँ से निकल गई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आपने क्या किया, एक और प्रिज्म लगा दिया जो कि उल्टा लगा दिया। अब यानी वापस से क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब ये क्या होंगी, वापस से एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी सारी लाइट। ठीक है। और यहां से वापस व्हाइट लाइट निकल जाएगी। व्हाइट लाइट ही आपकी एंटर हुई थी और व्हाइट लाइट ही आपकी वापस आ गई। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पर डाइवर्जन हुआ और एक हमने उल्टा क्या बोलते हैं प्रिज्म लगा दिया, अब वापस से उनको कन्वर्ज कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके वापस व्हाइट लाइट में निकाल देगा। शर्त ये होनी चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए दोनों, और उनको रेसिप्रोकल करके लगा दोगे तो पहले वो डाइवर्ज करेंगे, 7 कलर में तोड़ेंगे, फिर वापस से जोड़कर व्हाइट कलर की लाइट निकाल देंगे। यानी एक तरीके से ये आपका ग्लास प्रिज्म ग्लास स्लैब ही हो गया। अब आप इसको मिला दो तो लॉजिकली एक ग्लास स्लैब ही हो गया। ऐसे गई लाइट, फिर ऐसे गई और फिर वापस ऐसे गई, यानी इनिशियल पाथ के पैरेलल। यहाँ पर भी इनिशियल पाथ के पैरेलल ही हो जाएगी अगर आप 2 प्रिज्म उल्टे सीधे लगा दोगे तो। ठीक है भाई, समझ में आई है बात। आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखो हमने पढ़ा था पहले डाइवर्जन
मतलब कि लाइट का कन्वर्ज हो जाना, डाइवर्ज हो जाना, या फिर अपने रास्ते से बेंड हो जाना। ठीक है भाई। अब जो स्कैटरिंग है ना, वो भी वाइट लाइट का एक तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाना। पर जब अब वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो उसमें से कलर अलग अलग रिफ्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इस टर्म को ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटर मतलब फैल जाना एक तरीके से। अब जब वाइट लाइट फैलेगी तो सिर्फ वाइट नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं, हमारे 7 कलर होते हैं, और सातों के सातों कलर की वेवलेंथ अपनी अपनी खुद की अलग होती है। यानी कुछ जो है ज़्यादा डाइवर्ज होंगे, स्कैटर होंगे बोलो, या फिर कुछ कम ही डाइवर्ज होंगे, कम स्कैटर होंगे। स्कैटर का मतलब फैलना। अब कुछ जो है ज़्यादा फैलेंगे, कुछ कम फैलेंगे। तो वाइट लाइट ऐसे नहीं, वाइट लाइट वाइट में फैलती है। तो जब वाइट लाइट फैलती है तो 7 कलर में फैलती है, और एक सिंपल लाइट जब फैलती थी तो उसको हम डाइवर्ज बोलते थे या कन्वर्ज बोलते थे। ठीक है, वही बात। अब वाइट लाइट डाइवर्ज हो रही तो उसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं, यानी फैलना। ठीक है भाई। अब देखो ये इसका एक रूल है, इसको हम बोलते हैं रेले लॉ। अब रेले लॉ क्या कहता है हमें? रेले लॉ कहता है कि जो स्कैटरिंग है आपकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4। यानी जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा वो उतना कम स्कैटर होगा। हाँ, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्कैटर होगा। स्कैटर का मतलब मैंने अभी आपको बताया। तो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। अब लैम्डा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ वो स्कैटरिंग कम करेगा, यानी ज़्यादा डाइवर्ज नहीं होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज होगा, या फिर कहो स्कैटर होगा। ठीक है, रेले लॉ कहते हैं इसको। अब देखो भाई, स्कैटरिंग का मतलब मैं समझा चुका हूँ आपको कि लाइट का फैल जाना। अब इसको हम कुछ एप्लीकेशन से समझते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन जो है वो आती है हमारी कि जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है ना? स्काई जो है वो आपका ब्लू क्यों दिखता है? अब देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, तो इसको तो मैं यहां से मिटा देता हूं पहले। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। ठीक है, तो स्काई ब्लू हमारे क्यों दिखते हैं? अपीयर्स ब्लू। जो स्काई है हमारे ब्लू क्यों दिखते हैं? देखो भाई, इसको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। कहने के लिए बहुत आसान सी चीज़ है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि ब्लू लाइट जो है ज़्यादा स्कैटर होती है और रेड लाइट स्कैटर नहीं होती है, तो इसलिए हमें ये जो आसमान है ये ब्लू दिखता है। पर इतना आसान नहीं है चीज़। ठीक है, इसको बहुत गहराई से समझते हैं हम। मान लेते भाई ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर। क्या आपको पता है अर्थ का चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है ना? हमने सबको कंबाइन कर लिया, मान लिया ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर सन जो है, यहाँ पर कहीं सन है, सन जो है वो अपने अंदर से वाइट लाइट निकालता है एक तरीके से, यानी सभी कलर की लाइट होती है उस सन के अंदर। अब हमने क्या किया, नहीं, यहाँ पे मान लो लाइट आई ऐसे। ठीक है, अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है तरह तरह की गैसेस। मान लो एयर में जो डस्ट पार्टिकल भी है, बहुत सारी गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, सोडियम तो नहीं सॉरी, बहुत सारी गैसेस हैं, क्लोरीन है, CO2 है। ठीक है भाई, ये हमारे बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, अब यहां से जो है आपके 7 के 7 कलर आ रहे हैं लाइट में। मतलब ये आपके, अब देखो स्पेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो वो हमारी रेयर मीडियम है एक तरीके से, और एटमॉस्फेयर हमारा थोड़ा थिक हो जाएगा कंपेयर टू किससे कंपेयर करें? अगर हम स्पेस से कंपेयर करें तो यहाँ पर लाइट जो एंटर होती है उसमें 7 के 7 कलर होंगे, वो विबग्योर ही होगी पूरी, विबग्योर होगी पूरी। ठीक है, 7 के 7 कलर होंगे। अब देखो, मान लो कि लाइट एंटर हुई, तो जो लाइट के
हमारे एटमॉस्फेयर हैं उसमें कुछ हमारी क्या बोलते हैं गैसेज हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी O2 एंड N2। अब जो O2 और N2 है उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है, इस वजह से जो बहुत कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जैसे ये तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है, रेड होती है, रेड, ठीक है, और आपकी जो ब्लू है वो बहुत कम वेवलेंथ की होती है और इसका साइज भी बहुत कम है। तो ये क्या करता है, जैसे ब्लू लाइट आएगी इससे टकरा जाएगी। मान लो कि भाई ऐसे आ रही है ना, ये आपकी मान लो ब्लू लाइट आ रही है और ये ऑक्सीजन इतना है, ठीक है, तो इससे टकराएगा, आसानी से इसको डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है। अब मान लो ये आपकी रेड लाइट है और यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजन है, अब रेड लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे निकल जाएगी एक तरीके से। मान लो आप रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ज़्यादा है तो स्कैटर करने के चांस उसको बहुत कम है, ठीक है। अब कम भी क्या है उसका भी अगर मैं आपको लॉजिक बताना चाहूँ, भाई देखो अब ये से स्ट्राइक ही करे तो स्ट्राइक करने के लिए इसको इसके ऊपर पड़ना पड़ेगा, तो ये कितनी ज़्यादा बार घूम रही है तो ज़्यादा चांस है इसको स्ट्राइक करे। पर अगर बड़े वेवलेंथ की बात करें तो ऐसे जाएगी, हो सकता है निकल जाए, इससे टकराने के चांस ही बहुत कम है इसके, क्योंकि बहुत लंबा टर्न ले रही है और ये बहुत छोटे छोटे टर्न ले रही है, तो टकराने का चांस ज़्यादा है इसके छोटे पार्टिकल पे। तो जो छोटे पार्टिकल हैं वो हमारी ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे, यानी टकराकर इधर उधर भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे लाइट आई, ब्लू लाइट, ये टकराई और इधर चली गई, यहाँ से टकराई इधर चली गई, इस पार्टिकल से टकराई इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इवन कुछ आगे भी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आसमान में फैल गई। पर जो रेड लाइट है वो आपकी रेड लाइट जो है चुपचाप सीधी निकल रही है बिना डिफ्लेक्ट हुए। एक दो हो सकता है पार्टिकल उसके डिफ्लेक्ट हो जाए, पर रेड लाइट हो गई, जो बाकी लाइट हो गई आपकी बड़ी वेवलेंथ वाली है वो सीधी निकल गई, ठीक है। अब देखो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, जब सूरज की तरफ देखेंगे, मान लो यहां पर खड़े हो आप, ठीक है, जब सूरज की तरफ देखोगे तो आपको सारे कलर दिखेंगे, यानी व्हाइट दिखेगा। इवन कलर सूरज की तरफ देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, बात अलग है, पर अगर आप फिर भी देखो बिल्कुल तो आपको व्हाइट ही दिखेगा। सूरज के सामने तो ब्लू नहीं दिखता है ना, सूरज के सामने तो व्हाइट ही दिखता है। पर अगर आप हल्का सा इधर देखने की कोशिश करो तो यही तो आसमान बोलते हैं आप इसको, यही। अब जो आसमान में ये लाइट फैली हुई है, ब्लू कलर फैला हुआ है, अब एक्चुअली में ये दिख रहा है आपको हर जगह, इसलिए आपको आसमान ब्लू दिखता है। ये है मेन लॉजिक, ठीक है। बात वही है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूं कि भाई जो आपकी ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है और रेड लाइट स्कैटर नहीं होती, इसलिए आपको जो आसमान है ब्लू दिखता है। पर लॉजिक ये है कि जो रेड लाइट है बिल्कुल सीधी आ गई, वो आपको दिख रही है, ये ज़्यादा इधर उधर स्कैटर रही है। अभी जो ब्लू लाइट है स्कैटर हो गई आसमान में, यहाँ पर एनवायरमेंट में फैल गई, आसमान पर नहीं एनवायरमेंट में फैल गई। आसमान तो कुछ होता ही नहीं है, बात आपको पता होगी। तो ये हमारे सराउंडिंग में फैल गए। जब हम देखते हैं सराउंडिंग की तरफ तो हमें क्या लगता है, भाई ब्लू कलर छाया हुआ है हर जगह, क्योंकि ब्लू लाइट ऐसे स्कैटर हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है, ठीक है। स्काई तो कुछ नहीं होता है, एटमॉस्फेयर ये हमें ब्लू दिखने लगता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसी की दूसरी एप्लीकेशन जो आती है हमारे पास वो है कि जो सन है हमारा, सन अपीयर्स रेडिश, कब? राइजिंग के टाइम पर भी, ठीक है, और सनसेट के टाइम पर भी। जो आपका सूरज है अब वो लाल क्यों दिखा देता है, ये चीज़ समझनी है। अभी जो मैंने समझाया आपको, यहाँ से बहुत अच्छा कोरिलेट कर सकते हो आप इस चीज़ों को, बिल्कुल एक भी चीज़ आपको डाउट नहीं रहेगी। देखो भाई ध्यान से देखना है ना, मज़ा आएगा। मान लो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर मान लेते हैं ना, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है भाई, ये हमारी अर्थ है। देखो भाई ध्यान से समझो। अब अगर आपका सन यहां पर है तो वही फिनोमिना होगा, रेड लाइट तो सीधी आ जाएगी, आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो ये पार्टिकल्स हैं ब्लू लाइट को
डाइवर्ज कर देंगे, ब्लू लाइट को डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। अब जब आपका सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो भाई सन या तो यहां होगा या फिर हो सकता है इसको आप आगे बढ़ाओ तो सन यहां होगा, ठीक है भाई। अब देखो आप बात को ध्यान से कि जब यहां से रेज आएंगी, एंटर करेंगे, इधर का ही देख लेते हैं ना, यहां पे एंटर करेंगे, अब यहां पे वही फिनोमिना होगा कि सभी लाइट एंटर करेंगी, ठीक है। अब यहां पर एक बात मुझे बताओ, ये एटमॉस्फेयर की थिकनेस यहां पर ज्यादा है या फिर यहां आप खड़े हो यहां से यहां तक थिकनेस ज्यादा है? ज्यादा थिकनेस यानी ज्यादा एयर होगी वहां पर, यानी जो मीडियम है ज्यादा बड़ी होगी वो, तो यहां से यहां तक थिकनेस थोड़ी कम है, पर यहां से यहां तक थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब फिनोमिना तो वही होगा, यहां पर जो ब्लू लाइट है स्कैटर होना शुरू हो जाएगी और रेड लाइट जो है आपकी आगे निकल रही है, सीधी सीधी निकल रही है, सीधी निकल रही है, पर बात यह है कब तक सीधी निकलेगी, ठीक है। मैंने कहा था कि ये यहां पर भी डाइवर्ट होगी, स्कैटर्ड होगी, पर बहुत कम होगी। अब ये देखो स्कैटर हो रही है, यहां पर आने के बाद ये भी स्कैटर होना शुरू हो जाएगी, यानी ये अपने लिमिट से ज्यादा, मतलब यहां पे नहीं पर बाद में स्कैटर होना शुरू हो जाएगी। तो ब्लू लाइट तो स्कैटर होकर फैल जाएगी सारे में, वहां तक पहुंच ही नहीं रही बात। अब हमारी आंखों से पहले कौन स्कैटर हुआ? रेड लाइट स्कैटर हुई है, यहां पे रेड लाइट स्कैटर हुई है, ठीक है। और इवन जो कलर भी हमारी आंखों तक पहुंचा सिर्फ वो रेड ही है, ये तो स्कैटर होके मान लो इधर उधर निकल ही गई, फैल ही गई सारे में, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास सन है, सन की हमारे पास कौन सी रे पहुंच रही है? सिर्फ रेड कलर की रे पहुंच रही है, और इवन ये स्कैटर भी हो रही है इधर उधर। तो जब हम देखेंगे हमें पहले कलर कौन सा दिखेगा? हमें रेड दिखेगा, ब्लू हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्कैटर होके, मतलब इतना स्कैटर्ड हो गया वो दिखा ही नहीं है। यहाँ पर इतना स्कैटर हुआ कि हम देख पा रहे थे, हमारी आंखों तक भी पहुंच पा रहा था, है ना, कुछ इसकी लाइट हमारी आंखों तक यहाँ पर पहुंच ही नहीं पा रही, पहले स्कैटर हो रहा है, उसके बाद इवन रेड लाइट भी स्कैटर्ड हो गई अब, क्योंकि जो थिकनेस है वो बढ़ गई। अभी थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड हो गया, एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, और जो हमारी आंखों तक लाइट पहुंचेगी वो कौन सी पहुंचेगी? रेड कलर पहुंचेगी, ठीक है। इस वजह से इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट तो सारी स्कैटर्ड हो चुकी, अब रेड लाइट जो है वो भी होनी शुरू हो गई, इसलिए हमें यहां से हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें रेड कलर दिखेगा। इसलिए जो हमें सन है या फिर आसपास का एनवायरमेंट है वो हमें कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है। अब यहां तक ये सन हमें दिखता ही ना, अगर ये लाइट ही ना पहुंचती हमारे पास, सन ही गायब हो जाता। भाई यही तो लॉजिक है, लाइट टकरा के किसी आती है, इसे हमारे आंखों पे दिखते तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। मान लो लाइट इतनी ज्यादा, अब इसकी थिकनेस और बढ़ा दो आप, मतलब 10 गुना और बढ़ा दो, तो इतना स्कैटर्ड हो जाएगा, रेड कलर भी, रेड भी नहीं दिखेगा, फिर आपको सन ही नहीं दिखेगा। शाम में मान लो शाम हुई, सन दिखना गायब हो गया, ऐसे जाता जाता धुंधला हो जाएगा, सन गायब हो गया, डूबने से पहले ही गायब हो जाएगा, ये भी लॉजिक है। तो यहाँ पर हमारी आंखों तक सिर्फ कौन पहुंच पा रहा है? रेड कलर, इवन वो स्कैटर्ड भी हो चुका है, तो इसलिए हमें एनवायरमेंट और सन पूरा यहाँ पे रेड कलर का दिखता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं इस चीज को और क्लियर कर दूंगा, ये चीज बतानी जरूरी है। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूरी है, पर ये रियल लाइफ से भी रिलेट कर रही है आपकी, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई, ब्लू क्यों होता है, रेड क्यों होता है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो भाई, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? अब हम वापस रिफ्रैक्शन पर आ गए हैं, ध्यान देना बात को, हम स्कैटरिंग पर नहीं, डिस्पर्जन पर नहीं, अभी हम सिर्फ किस पर आ गए हैं? वापस रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है। वहां पर देखो रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है स्कैटरिंग और डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? लाइट का ब्रेक होना, पहले डिस्पर्जन पढ़ा, फिर स्कैटरिंग हमने पढ़ा, उसका अलग अलग जगह में फैलना, कौन सी कलर आगे बढ़ रहा है, कौन सा पीछे रह जा रहा है, ये सब चीज पढ़ा। वापस हम आ गए हैं रिफ्रैक्शन, यानी हमें लाइट अब बेंड होना देखना है, कलर में टूटना नहीं देखना है। समझ में आई बात? अब देखो सबसे पहला टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, एग्जाम्पल जिसको हम बोल रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स,
देखो ये भी बढ़िया है, लॉजिक तो बढ़िया है ये भी। टॉपिक बोले अगर हम, मान लो आप अर्थ पर खड़े हो, ठीक है भाई, ये कैसे खड़ा है, यहां कर देते हैं, यहां कोई खड़ा है, यहां है आपके पास एक स्टार, ठीक है भाई, रेड कलर का बना देते हैं स्टार को, ये है आपके पास रेड कलर, ब्लू कलर का बना देते हैं, ये आपके पास स्टार है, ठीक है भाई। और बीच में क्या आ जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करेगा भाई, रिफ्रैक्शन करेगा, ठीक है। अब देखो यहां से मान लो लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से लाइट आई, मान लो कोई पार्टिकल बीच में नहीं आया तो लाइट इसको दिख जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो भाई हमें क्या दिखेगा, स्टार जो है बिल्कुल सामने है, हमारी आंखों के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि यहां पर एयर है, ऐसे बह रही है, मान लो इत्तेफाक से एयर नहीं थी बीच में तो यहां पर आ गया, अब यहां पर एयर जो है वो बीच में आ गई, यानी पार्टिकल बीच में आ गए, वही कौन से पार्टिकल, O2। अब जो बाहर से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ, हो सकता है उसकी वेवलेंथ मैच हो गई O2 से और उसने उसको रोक लिया, यहां से जो लाइट आई थी उसको यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल तो नहीं बहुत सारे पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स ने रोकना शुरू किया, हल्का सा बेंड होनी शुरू हो गई लाइट, बेंड होनी, इधर चली जाएगी लाइट, ठीक है। तो 1 माइक्रोसेकंड मिली सेकंड के लिए हमें क्या लगेगा कि जब हमारी आंखों तक लाइट पड़ी ही नहीं तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं वहां पर, तो हल्का सा रिफ्रैक्ट हुआ, इधर चली गई लाइट। अब मान लो पार्टिकल हटा, वापस से हमें दिख गया स्टार। तो कभी जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को इधर बेंड कर देंगे, इधर बेंड कर देंगे, कभी हमें स्टार दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, इसलिए हमें लगता है कभी बुझ रहा है कभी जल रहा है। एक्चुअली में बुझ नहीं रहा है वो जो लाइट हमारे पास तक आ रही थी, जो हमें दिख रहा था, वो हल्की से इधर बैंड हो गई तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, वहाँ पे अंधेरा दिखेगा, तो इसलिए वो डिम हो जाता है, फिर वापस हो जाता है, फिर हो जाता है, ठीक है। और वो तब होता है जब बहुत कम लाइट आ रही हो, स्टार से बहुत कम आती है। अब जैसे चांद है वो तो ट्विंकल नहीं दिखता, और वो तो बल्क में आती है, एक लाइट बैंड होगी, दूसरी तो दिख जाएगी हमें वहाँ से आती हुई, ठीक है। तो जो बहुत दूर होते हैं जिसकी बहुत छोटी मोटी लाइट आ रही है तो वो डाइवर्ज हो जाते हैं, हमें दिखता नहीं है, फिर सीधी पड़ती है, फिर दिख जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे एनवायरमेंट में रिफ्रैक्शन हो रही है, यानी लाइट बेंड हो रही है। और लाइट को कौन बेंड करता है, यही हमारे जो पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पर आपका ये रेयर होता है जो वैक्यूम है, और ये आपका डेंसर होगा, तो ये इसको इधर मोड़ देगा, इधर मोड़ देगा, तो कभी हमें स्टार दिखेंगे कभी नहीं दिखेंगे, उसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। पोयम भी है इसके ऊपर, ठीक है भाई। तो ये है पहली एप्लीकेशन, बैंड हो गई है हमारी लाइट। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन या फिर एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है भाई, अब देखो दूसरा एग्जांपल जो है वो है सनसेट, कि जो आपका सन है वो अर्ली राइज होता है, या फिर कहो 2 मिनट पहले राइज होगा और 2 मिनट बाद तक सनसेट होगा, सनसेट। अब है क्या मतलब इसका, देखो भाई ये भी बहुत बढ़िया बात है। देखो मान लो यहाँ पर आपकी अर्थ है और ये आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। सन है यहाँ पर ऊपर, आप खड़े हो यहाँ पर, ध्यान से समझना इसको, बढ़िया है टॉपिक ये भी, है ना। यहाँ से लाइट आएगी। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो देखो इसमें आइडियली 90% नहीं है, लाइट आएगी दिख जाएगी, हमें सन दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब यहाँ पर सन आएगा तो हल्का सा ये लाइट जो है वो बैंड होनी शुरू हो जाएगी, बहुत माइनर सी, यहाँ पर तो बैंड नहीं होती। पर जब बिल्कुल आपकी जो ये सन है ये बिल्कुल एंड पर चला जाएगा, मान लो यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी इतनी थिकनेस है कि ये सीधा दिख पा रहा है हमें, ठीक है। पर एक टाइम आएगा जब हमें लगेगा कि मान लो हमें सन दिखना नहीं चाहिए, सन यहाँ पर है। अब ये जो लाइट है सन से आ रही है, ऐसे जा रही है मान लो, अब ये तो सीधे निकलनी चाहिए थी, हमें दिखती नहीं लाइट, हमें सन ना दिखता। जैसे एंटर करेगी, क्योंकि थिकनेस ज्यादा है तो इसकी जो लाइट है ना वो हल्की से बेंड हो जाएगी, और हमें अभी भी सूरज दिख रहा है,
पर वो एक्चुअल में डूब चुका है। ठीक है, हमें दिखना तो चाहिए नहीं सूरज, यहाँ है भाई, यहाँ तक तो ठीक है, अब ये वापस नीचे जाएगा फिर भी हमें दिख रहा है। अब वो एक्चुअल में डूब चुका, मतलब उसकी जो लाइट है वो सीधी निकल रही है ना, सीधी निकल रही है, हमारे पास तक नहीं आनी चाहिए अगर रिफ्रैक्शन ना हो। पर क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी और हमें दिखेगा भाई, हमें और दिखेगा कहाँ में, यहाँ दिखेगा हमें, क्योंकि हमें तो स्ट्रेट दिखेगा, हमें ऐसे थोड़े दिखते हैं कोई चीज़, जो भी हमें दिखे, जो हमारे आंखों के सामने आ रहा है हमें सामने ही लगेगा बिल्कुल सामने वो, तो लाइट ऐसे आ रही है पर हमें दिखेगा यहाँ। तो एक्चुअली में वो डूब चुका है पर अभी भी हमें दिख रहा है, और उसमें फर्क कितना होता है 2 मिनट का, तो 2 मिनट तक हमें दिखता रहेगा पर वो डूब चुका है। यानी कि सन जब डूबा है तो एक्चुअली उससे 2 मिनट पहले ही डूब चुका था। समझ में आई बात? बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सन है आपका वो हमें दिख रहा है और जस्ट हमें लगा कि डूब गए, तो इसका मतलब अभी नहीं डूबा, वो 2 मिनट पहले डूब गया था पर हमें वो दिख रहा था, अपीयर हो रहा था। ठीक है, किसकी वजह से? जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हुआ है लाइट के साथ, इस वजह से दिखता है। यही चीज हमारी सनराइज पर होगी। अब देखो भाई, मान लो हमारा जो विजन है यहाँ तक है, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक है विजन हमारा, यहाँ तक हम देख सकते हैं। तो भाई सन जो है यहाँ आया हमारा मॉर्निंग में, तो वो जो लाइट ऐसे लाइट डालेगा वो इतनी बेंड होगी हमारे आंखों तक नहीं आ पाएगी, पर जब यहाँ आएगा तो ये इतना बेंड कर देगा लाइट को कि हमारी आंखों तक पहुंच जाए। तो हमें दिखना तो यहाँ तक चाहिए था, पर ये सन जो है नीचे से दिख रहा है हमें, वापस हमें सामने ही लगेगा भाई सूरज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है पर 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिख जाता है। थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। लॉजिकली अगर आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचो तो सन स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं वहां पर, वो हमें दिख रहा है, नीचे से ही दिख रहा है घूमता हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है भाई, समझ में आई? तो उन दोनों में टाइम का कितना फर्क होता है? 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है जो सन है, और निकलने से 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आपको दिखा ना सनराइज हो गया, एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, 2 मिनट बाद होगा पर 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो गया। थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, तो ये है हमारी एप्लीकेशन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ये भी आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर हम आ गए हैं। आखिरी टॉपिक भी आपका काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है रेनबो। रेनबो बनता कैसे, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है भाई, तो हमारी हेडिंग जो है अगली, रेनबो। देखो भाई, रेनबो का क्या लॉजिक है? यहां पर स्कैटरिंग होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, सब कुछ होता है इसमें। बहुत अच्छा फिनोमिना है, एक एक करके इसको हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो रिफ्रैक्शन जो है वो, रेनबो जो है वो बनता है आपकी वाटर ड्रॉपलेट से। ठीक है भाई, ये हमने एक वाटर ड्रॉपलेट बना दी। क्या होगा कि यहां पर लाइट आएगी, एक व्हाइट लाइट एंटर करेगी, व्हाइट लाइट ऐसे एंटर करेगी वाटर ड्रॉप के अंदर। ठीक है, जब पानी जो है हमारा स्पेस में होता है, फ्री फॉल वाली कंडीशन में होता है, तो उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉप है। अब ये आपकी एयर है तो रेयर है, और यहां पर आपका पानी है वाटर क्या होगा भाई आपका डेंसर, एयर से तो डेंसर होगा। ठीक है, अब जो लाइट है वो हमारी, मान लो यहां पर इससे परपेंडिकुलर अगर हम बनाना चाहें, नॉर्मल ऐसे होगा, तो अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी, इसको आगे निकलना चाहिए पर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये लाइट इधर शिफ्ट होगी। पर बात ये है कि जो लाइट आई है ये आपकी व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जब आपकी रिफ्रैक्शन दिखाती है तो 7 कलर में टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि सभी कलर्स, व्हाइट लाइट के अंदर सभी कलर हैं और सभी कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएंगे आपके, मान लेते हैं ये आपका रेड हो गया और ये आपका वायलेट हो गया, बीच वाले कलर नहीं बना रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, बीच में 7 मतलब 5 कलर आ रहे हैं, 2 तो हमने बना दिए, ऐसा हुआ। अब यहां पर जो फिनोमिना होगा उसको हम बोलते हैं TIR। TIR क्या होता है भाई? इसका नाम, फुल फॉर्म होती है इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, अब थोड़ा TIR के बारे में बता देता हूं आपको मैं। TIR होता क्या है? देखो भाई,
मान लो ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 जो है डेंसर है, मीडियम 1 जो है रेयर है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर लाइट ऐसे आएगी, ये नॉर्मल है, कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। तो इसका एक्चुअल पाथ किधर है भाई, एक्चुअल पाथ इसका यहाँ है सामने, पर ये नॉर्मल से अवे होगी, यानी ऐसे बेंड हो जाएगी। सही है भाई, ये हमने पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था अच्छे से। अब देखो, अगर मैं कहूँ इस लाइट को मैं थोड़ा और एंगल पर पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। अब ये लाइट इधर बेंड होगी, बताओ सही है के बाद अवे होगी। अब मैं इसको थोड़ा और ज्यादा बेंड कर दूंगा, तो ये क्या करेगी, इस लाइट इस मीडियम के पैरेलल चलना शुरू कर देगी। ठीक है, अब मैं अगर इसको और ज्यादा पढ़ा दूं तो ये वापस आ जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन होना चाहिए, पर हो क्या जाएगा भाई, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इंटरनल क्यों है, क्योंकि जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस चली गई। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक फेज आपका ऐसा आएगा कि जो लाइट है वो पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल मीडियम से, और ज्यादा एंगल बढ़ा दोगे तो वो मजबूर हो जाएगी वापस आने के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो अवे जा रही है भाई, अगर डेंसर से रेयर में जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो फिनोमिना क्या है, यहां पर हमारी जो लाइट है वो डेंसर में है और बाहर रेयर पर है। तो ये लाइट के वाटर ड्रॉप के सरफेस पे कुछ ऐसे एंगल से पड़ती है कि क्या हो जाता है भाई, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा भाई, कि ये जो लाइट है ये बाहर ना निकल कर वापस आ जाएगी, यहां पर ऐसे आ गई। ठीक है, और इनमें धीरे धीरे गैप तो बढ़ता ही जा रहा है, एंगल इनका ज्यादा होगा तो ये मान लो ऐसे आ गई, एक तरीके से और ज्यादा बढ़ गया गैप जो है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां पर TIR नहीं होगा, अगर यहां TIR होगा तो वापस फंसी जाएगी लाइट अंदर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर उस एंगल से नहीं पड़ेगी, बस एक जगह होगा सामने वाली तरफ, यहां से क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट करके निकल जाएगी, मान लो ऐसे निकल गई यहाँ पे और यहाँ पे निकल गई। अब देखो ये ऊपर वाली कौन सी थी हमारी, रेड थी, रेड, ये वाली रेड, ये वाली आपकी क्या बोलते हैं वॉयलेट, ये वॉयलेट निकल गई। ठीक है, अब आप खड़े हो यहां पर, ठीक है, यहां पर सन था, यहां पर आप खड़े हो, तो आपको कैसे कलर दिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से कैसे कलर दिख रहे हैं, 7 के 7 कलर दिख रहे हैं आपके, वॉयलेट से लेकर रेड तक। समझ में आई बात। ठीक है, तो एक शर्त इसमें यह है कि अगर आप यहां खड़े हो, इसको तो मैं मिटा देता हूं, चलो भाई थोड़ा और क्लियर कर देते हैं बात को। पहली शर्त यह है, अगर आप यहां खड़े हो, इधर आप देखोगे तभी आपको यहां से क्या दिखेंगे, 7 कलर दिखेंगे, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। पर शर्त यह है, जो लाइट आ रही है ना वो आपके पीछे से ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर है सन वाटर ड्रॉपलेट और आपको दिख रहा है, नहीं, आपके पीछे होना चाहिए सन। जब भी आप कभी रेनबो देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप 100% श्योरिटी के साथ देखना पीछे, अगर आपका रेनबो इधर है तो सन आपके बिल्कुल पीछे होगा, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं, फिनोमिना होगा ही नहीं। ठीक है, जब भी रेनबो दिखता है तो उसकी अपोजिट साइड में सन मिलेगा आपको हमेशा, 100% श्योर। ठीक है भाई, तो आपके पीछे सन है, सन से लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी, इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, टकराने के बाद वापस आ जाएगी और आपको 7 कलर दिख जाएंगे। अब ये एक ड्रॉप तो नहीं, यहाँ पे इन्फाइनाइट ड्रॉप होती है। ठीक है, अब आप कहोगे इन्फाइनाइट ड्रॉप तो इन्फाइनाइट कलर यहाँ पे दिखना चाहिए, पूरा विबग्योर दिखना चाहिए, फिर विबग्योर, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो मान लो यहाँ खड़े हो आप, अब इस ड्रॉप ने आप तक रेड भेजी, सिर्फ रेड ही भेजेगी, दूसरी वाली लाइट है उसने येलो भेजी, फिर और ज्यादा नीचे जाओगे उसने वॉयलेट ही भेजेगी वो, तो इसलिए पूरा कंबाइन करके वो एक साथ भेजते हैं, हमें बहुत बड़ा रेनबो दिखता है इसी वजह से। और वो जो उसका ऐसा शेप है वो किस वजह से, क्योंकि सन भी आपका ऐसे स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है भाई, तो लाइट वाटर ड्रॉपलेट से टकराएंगी, इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, बाहर निकल के आएंगी, हमें दिखेंगी, हमें क्या दिखता है, 7 कलर दिखते हैं। वो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है हवा में, उनमें ही दिखते हैं। जहां पर बारिश होकर हल्की हल्की रुकी, यानी एनवायरमेंट में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बची हुई है, वहीं क्या होगा, आपका रेनबो दिखेगा आपको। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये बात अच्छे से। तो इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जितने भी टॉपिक थे हमने सभी कवर कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमने पहले कवर कर लिया था, जिसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, और आज हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा है भाई,
प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा है, फिर हमने स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा है, स्कैटरिंग के दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, फिर हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ी, उसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा है, और हमने सन जो है पहले निकल जाता है और बाद में डूबता है, ये चीज़ पढ़ी है, और फिर हमने रेनबो कैसे बनता है ये चीज़ हमने देख लिया। और उम्मीद है मुझे कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की और आपको चीज़ें समझ भी आई होंगी। फिर वही कि अगर आपको नहीं आती है कुछ भी चीज़ समझ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है, पर अभी एक चीज़ और बाकी है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मतलब चैप्टर तो खत्म हो गया है, पर अभी एक और वीडियो आनी बाकी है इसकी, जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आई। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है।